नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। और आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण। तो इस क्लास से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक है, जितने भी चैप्टर आपके वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आपके क्लास 10th साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें क्लास 10 10वीं के सारे चैप्टर बताए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि जो भी सारे चैप्टर बताए गए वो एक ही वीडियो में बताए गए, मतलब वन शॉट वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। और आप कोई सा भी चैप्टर देख सकते हो और उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन भी आपको अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। आगे बात करते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप ही के डिमांड पे ये मैंने चैप्टर के नोट्स तैयार किए हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है और ये नोट्स पढ़कर आप 95% प्राप्त कर सकते हो। बोर्ड परीक्षा में 95 से अधिक अंक अर्जित कर सकते हो। पहला आपका देखो, अव्यवस्थित को व्यक्त करना। मतलब कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, मतलब जो भी पदार्थ है, जो भी तत्व है, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ या तत्व है जो मिश्रण या फिर यौगिक के रूप में उपस्थित है ना। मतलब हमारे पास पर जितने भी आसपास जो भी तत्व हैं जो किसके रूप में है, हमारे पास मिश्रण और यौगिक के रूप में हमारे चारों ओर उपस्थित है। आज तक 114 तत्वों का पता चल गया है। 114 तत्वों का पता चल गया है। और तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर इन्हें व्यवस्थित करना बहुत बड़ा कठिन कार्य है। मतलब कि आज तक कुल कितने तत्व हैं, 114 तत्वों का पता चल गया है। और वर्तमान में आउटसाइड में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, वर्तमान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ये आपके बुक का है, एनसीईआरटी का। ठीक है, तो भाई 118 तत्वों की खोज हो चुकी है वर्तमान में। ठीक है, तो 118 तत्व है पूरे, तो उनको व्यवस्थित करना। ठीक है, कौन सा तत्व कहाँ पे आएगा, ये बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम लेवोसिए ने तत्वों को धातु एवं अधातु के रूप में बांटा। आपका प्रश्न ये आएगा कि तत्वों को धातु और धातु के रूप में किसने बांटा? लेवोसिए ने तत्वों को धातु और धातु के रूप में बांटा। ये आप याद कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। लेवोसिए ने तत्वों को धातु और धातु के रूप में बांटा, धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया। आगे देखते हैं डोबराइन का त्रिक नियम। साथियों ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद जरूर करना। ठीक है, तो डोबराइन का त्रिक नियम क्या कहता है? इन्होंने ये नियम दिया था 1817 में। और जर्मन के रसायनिज्ञ थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और वोल्फगांग डोबराइन, इनका पूरा नाम वोल्फगांग डोबराइन है। तो आप डोबराइन नाम याद करते तो भी काम चलेगा। डोबराइन ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। मतलब जो एक से गुणधर्म वाले तत्व है उनको एक जगह रखने का उन्होंने प्रयास किया। मतलब जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है ना, है ना, गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टी है ना एक जैसे, उनको एक साथ में रखने का प्रयास किया। जैसे कि आपकी क्लास में जो एक से मतलब विद्यार्थी है, जैसे कमजोर उनको एक तरफ रखा जाता है, होशियार को आगे रखा जाता है, उसी प्रकार उन्होंने क्या किया भाई, एक जैसे गुणधर्म वाले तत्व है ना उनको एक समूह के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ समूह को तीन तीन तत्वों के रूप में चुना, तीन तत्वों के रूप में चुना, इसे त्रिक कहा गया। इसलिए इसका नाम पड़ गया डोबराइन का त्रिक नियम। डोबराइन का त्रिक नियम। तो सीधी सी बात है कि डोबराइन ने 1817 में ये नियम दिया अपना, और इसमें उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को व्यवस्थित किया। और ये व्यवस्था किस प्रकार से थी? तीन तत्वों की। कितने तत्वों की? तीन तत्वों की व्यवस्था थी, इसलिए इसे डोबराइन का त्रिक नियम कहा गया। साथियों आगे देखते हैं इस नियम के अनुसार। ठीक है ना, इस नियम के अनुसार ये इसका क्या नियम था कि भाई मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, हम आगे चर्चा करने वाले। मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। ठीक है, शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। डोबराइन उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सकते। मतलब उन्होंने कितने त्रिक ज्ञात किए? 3, 1, 2, 3 त्रिक इन्होंने ज्ञात किए। ठीक है, उस समय तक ज्ञात तत्वों में 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। इस कारण इस त्रिक पत्ती यह असफल रह गई। इन्होंने सारे तत्वों के लिए यह ज्ञात नहीं किया, इन्होंने सिर्फ 3 तत्वों के लिए ही ज्ञात किया। ठीक है, और आपको ये सारणी किस प्रकार से याद करनी है, इन्हें आगे पीछे नहीं करना है, आपको एग्जैक्ट इसी प्रकार से याद करनी है। और याद करने में ट्रिक बता दूं भाई, ली ना
की कसरबा कल बाहर आई। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ट्रिक है, लेना की कसरबा कल बाहर आई, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, लेना की कसरबा कल बाहर आई। तो ये ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, लेना की कसरबा कल बाहर आई। इस प्रकार से ये ट्रिक हो जाएगी। ये ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों। और आज तक आपको किसी भी टीचर ने ये ट्रिक बताई है तो वो भी मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि इससे भी अच्छी कोई ट्रिक है तो आप मेरे को बता सकते हो। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, जो है नेन वोल्फगांग डोबराइन ने ही सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। मतलब प्लेटिनियम जो अपनी धातु है उसे उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किसने बताया, अपने डोबराइन भाई साहब, इन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में बताया। उत्प्रेरक क्या होती हैं, जो अभिक्रिया को तीव्र या फिर मंद कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। न्यूलैंड ने भी अपना अष्टक नियम दिया था। ठीक है, जैसे डोबराइन ने नियम दिया उसी प्रकार से न्यूलैंड ने भी अपना नियम दिया था। न्यूलैंड का नियम भी बोल देते हैं या न्यूलैंड का अष्टक नियम भी बोल देते हैं। इनका पूरा नाम जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड था। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड सन 1865 में अष्टक नियम दिया था। और डोबराइन ने कब दिया था, इन्होंने अपना नियम दिया था साथियों 1817 में, और इन्होंने दिया था अपना नियम 1865 के अंदर। अष्टक नियम कब दिया था, 1865 के अंदर। ठीक है, नियम दिया। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम के रूप में व्यवस्थित किया। इन्होंने किसके रूप में किया था कि तत्वों के परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में। और डोबेरेन ने किस प्रकार से व्यवस्थित किया था, उनके गुणधर्मों के हिसाब से, है ना, किन किन के गुणधर्म मैच करते हैं उस हिसाब से उन्होंने व्यवस्थित किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। उन्होंने पाया कि भाई आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान थे। जो आपका आठवां तत्व है वो किसके समान है, पहले तत्व के गुण के समान था। ठीक है, जैसे कि संगीत के आपके स्वर होते हैं सा रे, देखो सा रे गा मा पा ध नी सा। ये संगीत के 7 स्वरों के बाद जो 8वां स्वर पहले जैसा ही आता है। मतलब संगीत के कितने स्वर हो गए साथियों, 7 स्वर हो गए। अब जो 8वां स्वर आएगा वो क्या आएगा साथियों, सा ही आएगा। क्या आएगा, सा ही आएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना अष्टक का नियम दिया। ठीक है, जैसे भाई पहला स्वर क्या है, सा है, और 8वां देख लो क्या है, सा है। तो इस प्रकार से न्यूलैंड जी ने भी अपना अष्टक नियम दिया था। और संगीत के 7 स्वरों के बाद 8वां स्वर भी पहले स्वर जैसा ही आता है। तो ये नियम था इनका। और इनके नियम के दोष क्या थे, कमी क्या थी, वो आप अपन इसके में देखने वाले हैं। कि भाई इन्होंने यह पाया कि यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। मतलब जो इन्होंने अपना नियम दिया था वो कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम, मतलब जिसका परमाणु कितना है, 20 तक। ठीक है, वहाँ तक लागू होता है। क्योंकि इसके पश्चात प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। मतलब कि इनका जो नियम है कैल्शियम तक ही मतलब सफल हो पाया, और आगे सफल क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि आगे के गुणधर्म मैच नहीं करते, मिलते नहीं हैं। ठीक है, यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही ठीक तरह से लागू हो सका था। मतलब जो हल्के तत्व है ना उन पे ही लागू हुआ था, और जो भारी तत्व है, भारी एलिमेंट है, उनके लिए सिद्धांत लागू नहीं हुआ। आगे देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कुल 56 तत्व है। कितने तत्व हैं साथियों, 56 है। एवं भविष्य में भी कोई भी नया तत्व नहीं मिलेगा। और अपने न्यूलैंड जी थे, उन्होंने अष्टक नियम दिया था। उनके अनुसार कितने तत्व हैं, 56 ही तत्व रहेंगे, और भविष्य में कोई भी तत्व नहीं खोजा जाएगा, नहीं मिलेगा। परंतु अब नए तत्वों की खोज हुई थी, और उनके गुण अष्टक नियम अनुसार नहीं थे। और जो नए तत्व खोजे गए थे उनके गुण भी क्या थे, अष्टक नियम की पालना नहीं कर रहे थे। तो ये इनके दोस्त थे। आगे देते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि इसी प्रकार की आपको अच्छी वीडियो मिलते रहे, नोट्स मिलते रहे। और मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या कहती है साथियों, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय द्विमेंडली, यहाँ पे द्विमेंडली कर लो, त्रिमेंद्री इवोनियोविच मेंडलीव को जाता है। ठीक है,
इनका ये पूरा नाम है। ये कोई नाम आपको जरूर याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप मेनली याद कर सकते हो, परीक्षा में आपको मेनली ही मिलेगा। ठीक है, इन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्मों, परमाणु द्रव्यमान एवं तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। इन्होंने जो तत्वों को अरेंजमेंट है वो किस हिसाब से किया था, वही परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर उन्होंने व्यवस्थित किया था। मतलब जो भी उनके तत्व है उनके परमाणु द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उन्होंने व्यवस्थित किया। और इनकी जो मेंडलीफ है, उन्होंने आवर्त सारणी का मुख्य नियम क्या था, भाई तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। इनकी आवर्त सारणी किस प्रकार से दिखाई देती है वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ आप देख सकते हो भी इन आवर्त सारणी के मुख्य दो भाग थे। कितने पार्ट में थी, दो पार्ट में थी। पहला था आवर्त, दूसरा था वर्ग। आवर्त को क्या कहते हैं साथियों, क्षैतिज कहते हैं, और वर्ग को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहते हैं। क्षैतिज क्या होती है, पंक्तियां होती है साथियों, आवर्त। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है साथियों, एमसीक्यू में आपका परीक्षा में पूछा जाता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, यहाँ पे एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां उपस्थित जिन्हें आवर्त कहते हैं। प्रश्न किस प्रकार से आएगा बोर्ड परीक्षा में आपका साथियों, यहाँ पे भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि भाई मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी साथियों, 7 थी। कितनी थी, 7 थी। पहली पंक्ति में या फिर आवर्त में केवल 2 तत्व थे। पहली पंक्ति या फिर पहली आवर्त में कितने तत्व थे, 2, हाइड्रोजन और हीलियम। इसे क्या कहते हैं, लघुत्तम तत्व भी कहते हैं। सबसे छोटा तत्व था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। आगे देखते हैं दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व थे। कितने थे साथियों, 8। पहले में कितने थे, 2 थे, और दूसरे में और तीसरे में कितने थे साथियों, 8। ठीक है, और प्रत्येक को लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, लघु आवर्त कहते हैं। उसे कहते हैं लघुत्तम आवर्त कहते हैं, और इसे लघु आवर्त कहते हैं। आगे देखते हैं चौथे और पांचवें में 18 तत्व थे, और प्रत्येक को दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, चौथे और पांचवें को दीर्घ आवर्त कहते हैं। और छठे में 32 तत्व थे। कितने तत्व थे साथियों, 32 तत्व थे, जिसे दीर्घतम आवर्त कहते हैं। और सातवें में कितने थे साथियों, 7वां आवर्त अपूर्ण था, और इसमें कुल 19 ही तत्व आते हैं। ये क्या था साथियों, 7वां आवर्त क्या था, अपूर्ण था। और टोटल आवर्त कितने थे साथियों, 7 थे। 7वां अपूर्ण था, उसमें कितने थे, 19 तत्व ही थे। अब बात करते हैं भाई जो आपका मेंडलीफ है, उन्होंने भी पहले आवर्त में कितने तत्व थे, 2 तत्व थे, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, जिसे लघुत्तम आवर्त कहते हैं। और फिर कितने थे, 8 थे। मतलब कि भाई तीसरे और चौथे में कितने थे, 8 थे। तीसरे और चौथे में 8। ठीक है, आगे बात करते हैं चौथे और पांचवें में कितने थे, तीसरे चौथे में 8, और चौथे और पांचवें में कितने थे साथियों, 18 तत्व थे। कितने 18 तत्व थे। और छठे में कितने थे साथियों, 32 तत्व थे। और सातवें में कितने थे साथियों, 19 तत्व थे। यह अपूर्ण आवर्त था। कितना, कौन सा था, अपूर्ण आवर्त था। आगे देखते हैं भाई नोट पॉइंट दिया गया है, और इसे आपको याद करना है। परीक्षा में यहाँ इस नोट पॉइंट से भी प्रश्न आता है बार बार। जो भी नोट और हाईलाइट की गई चीजें हैं तो उसे आप जरूर याद कर लेना, और इन्हें कॉपी में भी आपको नोट करते रहना है। आगे बात करते हैं भाई दूसरे आवर्त के तत्व लिथियम और फ्लोरीन तक, तीसरे आवर्त के तत्व सोडियम से क्लोरीन तक के तत्व को प्रतिनिधि या प्रतिरूपी तत्व भी कहते हैं। ज़्यादा इंपोर्टेंट लाइन ये है नहीं, और वैसे भी आप इसे पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं वर्ग क्या होते हैं। ठीक है, वर्ग क्या होते हैं, तो बात करते हैं। देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग है। इन्हें क्रमश रोमन संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 द्वारा दर्शाते हैं। 1 से 8 तक के प्रत्येक तत्व में 2 उपवर्ग हैं, जिन्हें ए और बी से दर्शाया गया है। मतलब कि पूरे कितने वर्ग थे पहले, पूरे 9 वर्ग हैं। 1 से लेकर तो 8 तक रोमन संख्या, और 1 0 से दर्शाया गया है, और उनमें 2 उपवर्ग है, जिसे ए और बी से विभाजित किया गया है। और वर्ग 8 में कुल 9 तत्व के 3 समूह है। वर्ग 8वें में कितने, 9 तत्व के 3 समूह है। और 0 वर्ग को अकेले गैसों
गैसों को रखा गया है। या फिर आपको परीक्षा में प्रश्न आ सकता है भाई शून्य वर्ग किसे कहते हैं, भाई ऐसा वर्ग जिसमें अकेले गैस रहती है उसे शून्य वर्ग कहते हैं, है ना, उसे कहते हैं शून्य वर्ग कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता, ठीक है, उपयोगिता भी परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो आप इसे भी याद कर सकते हो। तत्व का व्यवस्थित अध्ययन, पहला क्या, तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन। आगे बात करते हैं इसमें मेंडलीव, हाँ, मेंडलीव ने प्रथम बार तत्वों को आवर्त के वर्गों में व्यवस्थित किया। इन्होंने तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि किसी भी विशेष वर्ग में एक समान गुणधर्म वाले तत्व ही व्यवस्थित हुए, है ना। इन्होंने इस प्रकार से अरेंजमेंट किया तत्वों का भी समान गुणधर्म वाले तत्व ही व्यवस्थित हो जाए एक ही वर्ग में, एक ही वर्ग में क्या हो साथियों, समान गुणधर्म वाले तत्व ही व्यवस्थित हो। आगे बात करते हैं तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन, तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन। तो भाई ये पॉइंट आपका तत्वों के गुणों का अध्ययन। तो भाई मेंडलीव ने, कलर चेंज कर लेता हूँ बार बार, यह चेंज हो रहा है। तो भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसी तत्व का विशेष अध्ययन करने से ही उस समूह के अन्य सभी तत्वों का अध्ययन हो जाता है। मतलब एक तत्व की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो सारे तत्वों की प्रॉपर्टी ही हमें याद हो जाती है ना। तो भाई सारे एक जैसे ही गुणधर्म वाले तत्व हैं, तो एक का याद कर लिया हमने तो सारे के ही हमें गुणधर्म याद हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नए तत्वों की खोज। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए तथा उनके गुणों की भी भविष्यवाणी की जो बाद में सत्य साबित हुई। जैसे कि भैया अपन बात करते हैं न्यूलैंड ने भाई कैल्शियम तक ही इनका नियम चल पाया और आगे के तत्वों के लिए असफल हो गया, ठीक है। और अब मेंडलीव ने क्या किया भाई, आगे तत्वों के लिए क्या छोड़ दिया, खाली स्थान छोड़ दिया और सारणी में इनकी एक विशेष स्थान छोड़ दिया जहां पर बाद में इन्हें रख सके, ठीक है। तो नए तत्वों की क्या कर दी साथियों, इन्होंने पहले ही खोज कर दी, पहले ही बता दिया, ठीक है ना, उन गुणों वाले तत्वों की एक रिक्त स्थान छोड़ दिया। आगे बात करते हैं संदेहपूर्ण परमाणु द्रव्यमान का सुधार, ठीक है। आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की स्थिति से उसकी संयोजकता ज्ञात की जाती है। भाई कोई भी तत्व कहाँ पे स्थित है उससे हम संयोजकता पता लगा सकते हैं, ठीक है, संयोजकता पता लगा सकते हैं और उसका तुल्यांकी भार भी ज्ञात कर सकते हैं। संयोजकता और तुल्यांकी भार में एक संबंध है जिससे हम तुल्यांकी भार भी ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु भार की भी ज्ञात किया जा सकता है, भाई परमाणु भार भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने संदेहपूर्ण परमाणु द्रव्यमान का सुधार भी किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी के सीमाएं, क्या क्या सीमा थी, परीक्षा में इनकी सीमाएं पूछ ली जाती है, तो इन्हें याद करना बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत से तत्वों को वर्गों या आवर्तों के रूप में वर्गीकृत करने में सहायक है, लेकिन फिर भी इसमें कई कमियां हैं। भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी है जिसमें बहुत सारी कमियां हैं। पहला हाइड्रोजन का स्थान, पहला क्या साथियों, हाइड्रोजन का स्थान। आवर्त सारणी में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हाइड्रोजन का स्थान। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, अभी तक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान क्या साथियों, निश्चित नहीं है। इसे वर्ग फर्स्ट में ए ग्रुप में या फिर ए उपग्रह में 4 धातुओं के साथ भी रखा जाता है, 4 धातुओं के साथ रखा जाता है, जबकि यह वर्ग 7a में उपस्थित हेलोजनों के साथ भी समानता दर्शाता है। मतलब कि भाई इनके गुणधर्म किससे मिलते हैं, हेलोजन से भी मिलते हैं और 4 धातुओं में इसे रखा जाता है वर्ग ए के अंदर। और आगे बात करते हैं भाई दुर्लभ मृदा एवं ट्रांस यूरेनियम तत्वों का स्थान, दुर्लभ मृदा एवं ट्रांस यूरेनियम तत्वों का स्थान। दुर्लभ मृदा तत्वों के रासायनिक गुणों की समानता है, परंतु इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न है और फिर भी इन्हें 14 तत्वों के तीसरे उप समूह बी या फिर छठे वर्ग में एक साथ रखा गया जो उचित नहीं है, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद करना है। अकेली गैसों का स्थान, ठीक है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है साथियों, इसे याद जरूर करना। आगे देखते हैं अकेली गैसों का उचित स्थान। अकेली गैसों का उचित स्थान मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं है। भाई अकेली गैसों का कहाँ पे स्थान है, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं है। और अकेली गैसों को क्या कहते हैं साथियों, इनके 3-4 नाम है तो परीक्षा में आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप इन्हें जरूर से याद कर लेना। अकेली गैसों को साथियों क्या कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं और
अकेली गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं और शून्य वर्ग के समूह को भी अकेली गैस कह देते हैं। और अकेली गैस कौन कौन सी है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जीनोन है, रेडोन है, क्रिप्टॉन है। वो क्या साथियों आपकी अकेली गैसें हैं। तो ये आपको याद कर लेनी, 4 अकेली गैस ये होती है। तो आगे देते हैं समस्थानिकों स्थान। समस्थानिक क्या होते हैं साथियों? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और समबारिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु भार समान होते हैं, उन्हें समबारिक कहते हैं। समस्थानिक का स्थान भाई समस्थानिकों का तथा समबारिकों का स्थान से यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों के मूल लक्षण उनके परमाणु भार से भार नहीं होता है। तत्वों के मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता है। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं और समबारिकों के परमाणु भार समान होते हैं। समबारिकों के क्या होते हैं साथियों? परमाणु भार समान होते हैं। समबारिकों के परमाणु भार समान और समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक मतलब उनका स्थान तो फिक्स है लेकिन भार क्या है साथियों? भिन्न भिन्न है। मतलब परमाणु क्रमांक समान रहता है समस्थानिकों का और परमाणु भार भिन्न भिन्न रहता है। और समभारिकों में क्या रहता है साथियों? भार समान रहता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रहता है। अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था। समस्थानिकों का स्थान क्या साथियों? निश्चित नहीं था। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। आगे बात करते हैं कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, जो आपके हेनरी मोजली साहब है उन्होंने बनाई थी आधुनिक आवर्त सारणी। वो किस प्रकार से है तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो वर्तमान हम पढ़ रहे हैं हमारी किताबों में छपी रहती है, ठीक है, जैसे हम सारे तत्व याद करते हैं। तो भाई 1913 के अंदर हेनरी मोजले ने 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा परमाणु संख्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर अपन बात करें कि भाई सीधी सीधी बात यह है कि इन्होंने दोनों ने अपना क्या नियम दिया। अगर आपकी बात करें भाई आपकी स्कूल के अंदर कक्षा 10वीं के बच्चे हैं, अगर उनको वेट के हिसाब से बिठाया जाए कि भाई पहली डेस्क पर कम वजन वाला बैठेगा और पीछे वाली डेस्क पर ज्यादा मोटा है वो तगड़ा है वो बैठेगा, ठीक है, और एक आपको भाई क्लास में रोल नंबर दे दे कि भाई इनका रोल नंबर 1 है, इनका 2 है, इनका 3 है, इनका 4 है, इस प्रकार से आप सभी को बैठना है। तो कौन सा भाई बेटर रहेगा? आपका रोल नंबर वाला सिस्टम बेटर रहेगा। अगर मान लो कोई नया आता है स्टूडेंट तो उसका रोल नंबर क्या हो जाए? लास्ट वाला रोल नंबर हो सकता है। लेकिन वही वजन की बात करें, भाई कोई नया स्टूडेंट आता है जिसका वजन कम या भी ज्यादा हो सकता है तो भाई बीच में घुसेगा वो, तो भाई सभी को डिस्टर्ब कर देगा। उसी प्रकार से ये आपकी आवर्त सारणी में है। हेनरी मोजले ने क्या बताया? भाई परमाणु संख्या से ज्यादा क्या परमाणु संख्या क्या है? महत्वपूर्ण है। परमाणु भार से क्या है? परमाणु संख्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इन्होंने क्या नियम दिया अपना वो आप याद कर लेना जरूर। ठीक है, तो आप इनका नियम क्या है भाई? ये आपका जो है बॉक्स के अंदर इन्होंने ये अपना नियम दिया। इन्होंने क्या कहा साथियों? इन्होंने ये बताया कि भाई तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं साथियों? परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और इन्होंने बताया कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। कितने वर्ग होते हैं साथियों? 18 और आवर्त कितने होते हैं साथियों? 7 आवर्त होते हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 और आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। और आगे बात करते हैं भाई कोई भी कोष है, आपको पता है भाई नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और कोष होते हैं और कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 2n² के रूप में होती है। ये इनका फॉर्मूला है, 2n² के रूप में होती है। और कोषों के नाम क्या साथियों? KLMN होते हैं, KLMN होते हैं। और सूत्र क्या आपका? 2n², ये आपको याद करना है, 2n², ये आपका फॉर्मूला है। अगर अपन n का मान कितना रखेंगे साथियों? 1 रखेंगे, 2 कोष्टक 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा किया 2, मतलब k में कितना आएगा? 2, और l में कितना आएगा साथियों? 8 आएगा। कैसे भाई? 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना साथियों? 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। l में कितने होंगे? 8, m में कितने होंगे? 18, और n में 32 तत्व होते हैं। आज देखते हैं आवर्त सारणी के लाभ। आधुनिक आवर्त सारणी के क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदा मिलता है अपन को। प्रत्येक आवर्त में एक वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग में केवल एक ही वर्ग होता है। जैसे वही उनके वर्ग, उनमें क्या था भाई? दो उप भागों में बंटे हुए थे, ठीक है, दो भागों A और B ग्रुप में भी बंटे हुए थे।
जैसे भाई मेनली की बात करें तो उनमें क्या था, एक ए और बी उपवर्ग थे, और इसमें क्या है भाई, एक वर्ग में केवल एक ही वर्ग होता है। एक वर्ग में क्या होता है, एक ही वर्ग होता है और कोई नहीं होता है। वहाँ उपवर्गों में कोई स्थान नहीं है, यहाँ पे कोई भी उपवर्ग नहीं है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझा जाता है, और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अपन आसानी से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, 1s1 1s2 2s2 है ना, वो अपन आसानी से समझ सकते हैं। अगर बात करें भाई sp d और f ब्लॉक के तत्वों का विभाजन की, sp d और f ब्लॉक के तत्वों के विभाजन में उनके गुणों को समझाने में सहायक होता है। क्या सकते हो, उनके गुणों को समझाने में सहायक होता है। spdf कौन से ब्लॉक का है वो भी समझा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें, किसी भी तत्व को सभी समस्थानिकों के लिए एक स्थान निश्चित किया गया है, क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। भाई समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, इसलिए उनका स्थान फिक्स कर दिया गया है। और उसमें क्या था, समस्थानिकों का एक निश्चित स्थान नहीं था। आधुनिक आवर्तसारणी की कमियां भी है ना, इनमें भी कुछ कमियां हैं, तो कमियों को हम पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ होती है उसमें कमी होती है साथियों, ठीक है, तो उन कमियों को भी हम पढ़ने वाले हैं। परीक्षा में एक दो कमियां पूछ लेती है, 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है, और आप वहाँ पे देखते रह जाते हो। तो देखते रहना नहीं, आपको याद कर लेना है इस प्रश्न को। भाई हाइड्रोजन की स्थिति में मेंडलीफ की सारणी में समान ही थी। मतलब कि भाई पहली कमी क्या थी, भाई मेंडलीफ ने क्या किया, हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया, और वही अपने हेनरी मोजले हैं, उन्होंने भी इसी गलती को रिपीट कर दिया। इन्होंने भी हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया, इस क्षार धातुओं के साथ ही रखा। जिस प्रकार से मेंडलीफ ने क्षार धातुओं के साथ रखा, उसी प्रकार हेनरी मोजले ने भी इसे क्षार धातुओं के पास से रखा। आगे देखते, परंतु कुछ गुण हेलोजन के समान भी है। इनके गुण क्या है, हेलोजन के समान भी है। आगे देखते हुए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं, श्रेणी होती है नीचे, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी में मुख्य ढांचे में रखा जाना चाहिए, लेकिन इन्हें आवर्त सारणी के तल के पृथक रूप से दर्शाया गया है। भाई आवर्त सारणी होती है आपकी इस प्रकार से, ठीक है, यह क्या आपको मान लो आवर्त सारणी है, ठीक है, इस प्रकार से आपकी आवर्त सारणी होती है। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्या नीचे ढांचे के रूप में दर्शाए गए हैं, वो क्या है, गलत बात है। इसके अंदर ही ये सारे तत्व होने चाहिए, अलग से नहीं दर्शाना चाहिए, यह कमी निकाल दी गई है। आगे देखते हैं कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या प्रवृत्ति है। पहली बात करते हैं संयोजकता क्या होती है। परीक्षा में 1 नंबर की परिभाषा पूछी जाती है, संयोजकता की परिभाषा क्या होती है बताइए। तो आप को याद कर लेने भाई संयोजकता की परिभाषा क्या होती है। तो भाई किसी तत्व के संयोजन की क्षमता उसके परमाणु बाह्यतम ऊर्जा कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित होती है, इसे कहते हैं संयोजकता कहते हैं। मतलब भी कोई भी तत्व है या फिर उसके बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं संयोजकता कहते हैं। मतलब कोई भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन्हें क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। मतलब भी कोई भी परमाणु है, ये मान लो आपको परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता कितनी होगी साथियों, 3 संयोजकता हो गई। आगे बात करते हैं कि भाई आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले से 1 से 4 बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 बढ़ती है, और फिर 1 से 4 घटकर उत्कृष्ट गैस में 0 हो जाती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है साथियों, 0 होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। नोबल गैसों की भी संयोजकता 0 होती है, जिनका एक ही नाम है, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस, एक ही चीजें तीनों, उनकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। पहले बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 बढ़ती है और फिर 1 घटती जाती है, और इस प्रकार से 0 हो जाती है। आगे बात करते हैं साथियों, परमाणु आकार क्या होता है। परमाणु आकार क्या होता है, परीक्षा में परिभाषा पूछी जाती है परमाणु आकार की। तो परमाणु आकार क्या होता है भाई, परमाणु के आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। भाई परमाणु के आकार से क्या पता चलता है, परमाणु की त्रिज्या कितनी है, परमाणु की रेडियस कितनी है, उसका पता चलता है। नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कोश की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। भाई नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कोश की दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या कहते हैं। मतलब क्या है, आपका परमाणु है और नाभिक के केंद्र, मतलब क्या होता है, नाभिक होता है अंदर बीच में, इसी केंद्र से जो भी आपके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उस दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। मान लो बाह्यतम कोश ये है
उसको कहते हैं परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आगे बात करते हैं भाई आवर्त में परिवर्तन। देखो भाई आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या की मान में कमी आती है भाई। आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में क्या आती है साथियों, कमी आती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या की मान में कमी आती है। और वर्ग में देखो आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे से नीचे जाने पर त्रिज्या के मान क्या आता है साथियों, बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है। और वर्ग कितने होते हैं साथियों और आवर्त कितने होते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे बात करते हैं भाई धातुओं और अधातुओं के गुण, धात्विक और अधातु गुण आवर्त सारणी में। तो पर हाँ तो देखिएगा इसमें क्या है भाई, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है साथियों, नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। और क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है भाई, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की क्रिया करने की प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, उससे इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति भी घट जाती है। आगे बात करते हैं भाई नोट पॉइंट लिखा गया है भाई आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, ठीक है, जो किनको क्या अलग करती है भाई, धातु अधातु और उपधातु को अलग करती है, ठीक है, जिसे उपधातु कहते हैं। आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो धातुओं और अधातुओं को अलग करती है। और इस रेखा पर जानने वाले तत्वों को बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम धातुओं और अधातुओं को दोनों के गुणधर्मों से को प्रदर्शित करती है। इसके कारण इन्हें अर्ध धातु या फिर उपधातु कहते हैं। साथ ही आपका चैप्टर नंबर 5 था, शानदार नोट्स थे। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना और आपके रिप्लाई का इंतजार करता रहूँगा। और आपको कौन से किस चीज़ के बारे में आपको अगली वीडियो चाहिए वो भी मेरे को कमेंट के बारे में बताना। और आगे पूरे प्लेलिस्ट है वो भी आप इसे चेक कर सकते हो और इस पार्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है वो भी आप देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय साथियों।